Yes. So, dear friends, myself, Teacher Upen Singh of Assembly Inter College, welcome you all in this biology class. Assembly Inter College अलीगढ़ से इंटरमीडिएट जीव विज्ञान की इस वर्चुअल कक्षा में सभी छात्रों का मैं आपका अध्यापक भूपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं। अभी पिछली स्लाइड में हमने जाना था कि आप 12th की जो यूनिट 6 है इसके अंतर्गत क्या टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द मोर टाइम, फ्रॉम द यूनिट नंबर 6 रिप्रोडक्शन वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 1 विच इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। जनन का प्रक्रिया क्या है ये आप डिटेल में पढ़ ही चुके हैं कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉपीज ऑफ ओन, अपनी जैसी प्रतिरूप बनाने की जो क्षमता है सजीवों में उसे नॉर्मली रिप्रोडक्शन कहा जाता है, या एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इंडिविजुअल्स ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करने की जो क्षमता है उसको जनन कहते हैं। ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अभी फिलहाल इस टॉपिक में जब हमें शुरू करना है तो एज पर द वी विल फॉलो द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे पहले शुरुआत होती है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के साथ में। इनका जो वर्क है वो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में है, पादप भ्रूण विज्ञान में है। बहुत शॉर्ट में लेकर के चलेंगे, आपको हिंदी की तरह से ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं पढ़नी है, कहाँ पैदा हुए, क्या रहा, क्या नहीं, कुछ नहीं। हमें उनके वर्क से मतलब है, इनका जो काम था बायोलॉजी में, इन्होंने क्या काम किया। ओके, बाकी एनसीईआरटी में आप डिटेल दे रखी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी फिलहाल ये है कि ही इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट बॉटनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के प्रतिष्ठित जो वनस्पति वैज्ञानिक हैं उनमें से एक डॉक्टर पी माहेश्वरी थे, पंचानन माहेश्वरी थे। बेसिकली इनकी एजुकेशन आपकी जहां से भी रही हो, लेकिन हमें मतलब लगा कि हायर डिग्री से। तो इनका जो डीएससी है, डीएससी आप जानते हैं पीएचडी के बाद में डीएससी होता है, तो डीएससी इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। उसके अलावा इन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, देयर आफ्टर आगरा यूनिवर्सिटी, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब जगहों पर बॉटनी के अध्यापन का कार्य किया, पढ़ाने का काम किया एज अ प्रोफेसर। एंड देयर आफ्टर एट लास्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो सेटल आउट हो गए और वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ जो बॉटनी है वहां पर हाइड भी रहे। ओके, इनका जो पर्टिकुलर जो काम है वो है एम्ब्रियोलॉजी, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और एम्ब्रियोलॉजी में जो आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि वास्तव में इनका जो काम था वो काफी प्रोमिनेंट वर्क था, काफी इंपॉर्टेंट काम था। इसके अलावा प्लांट मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड भी इनका काफी काम किया गया है। दूसरा लेकर चले कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसमें हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड एम्ब्रियो कल्चर। टिश्यू कल्चर आप लोगों ने नाम सुना होगा, अभी डिटेल में उसको पढ़ेंगे भी आप लोग, और हो सकता है 11th वाले टॉपिक्स में आपने पढ़ लिया हो, हालांकि कोर्स में आपके 11th में ही था। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में इन्होंने क्या किया कि हैप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप किए। नॉर्मली एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं अप टू द 10th और 11th क्लास, कि यहाँ पर क्या होता है कि दो हैप्लॉइड गैमेट्स मिलते हैं और दोनों मिलने के बाद में डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। और नॉर्मल वे में जो आप प्लांट जिसको बात करते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, वो डिप्लॉइड ही होता है। इन्होंने क्या किया कि हैप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप करने का एक इनिशियल वर्क किया, साथ में एक प्रोफेसर गुहा और हुआ करते थे। तो ये जो कंबाइंड वर्क है वो है प्रोफेसर गुहा एंड माहेश्वरी का। ओके, यहां पर जिसमें अभी आपको बताया था कि एंथर कल्चर, एंथर मतलब जो उसका नर भाग है, वहां से शुरुआत करके इन्होंने हैप्लॉइड टिश्यू जो कल्चर टेक्निक थी उसके द्वारा जो है हैप्लॉइड प्लांट्स का डेवलपमेंट किया और कुछ टेक्निक्स डेवलप किया। इसके अलावा आप इसको टेस्टी बेबी टेक्निक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सब आर्टिफिशियल वे में डेवलप किए गए। तो कुछ भी हम नेचुरल क्लाइमेट से हट करके लेबोरेटरी कंडीशंस में, आर्टिफिशियल कंडीशंस में करते हैं, तो उन सब टेक्निक्स को हम लोग क्या है कि टेस्ट ट्यूब टेक्निक्स भी कह देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो काम है इनका कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है उसके द्वारा इनको फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी यानी एफआरएस की जो है मान्यता भी प्रदान की गई। काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड है या फेलोशिप है जो कई इंडियंस को मिल चुकी है, जिनमें से प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी एक थे। इसके अलावा इंडियन की जो है आईएससी बेंगलोर इंडियन साइंस एकेडमी, तो इसके द्वारा भी इनको विभिन्न प्रकार के सम्मान दिए गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं
तो आपको शायद पहले किसी ने बताया होगा कि नॉर्मली सन 64 से पहले आपकी टेक्स्ट बुक्स नहीं छपा करती थी, ठीक है। उससे पहले केवल रेफरेंस बुक हुआ करती थी जो हायर क्लासेस में आप लाइब्रेरी में पढ़ते थे, और उसमें 11-12 भी हायर क्लास कहलाती थी। अभी उसके बाद से क्या हुआ कि आपकी टेक्स्ट बुक छपना शुरू हो गई। तो 1964 में जो पहली कमेटी बनी थी हायर सेकेंडरी के लिए, जो बायोलॉजी की पहली बुक निकली थी, उसके जो चेयरमैन थे वो भी प्रोफेसर माहेश्वरी हुआ करते थे, ठीक है ना। तो आपको ये कुछ कॉमन सी बातें जो इनके बारे में याद रखनी है, कभी कभी शॉर्ट नोट पर आ जाता है चीजें। कम टू द मेजर टॉपिक, इट इज द रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिजम्स। जीवधारियों में जो जनन की प्रक्रिया है उसके बारे में लेकर के चलें। अभी एज पर द एनसीईआरटी आपको परमानेंटली लिया हुआ कि लाइफ स्पैन, जीवन काल। जीवन काल क्या हुआ? अब अलग अलग जीवों का अलग लाइफ स्पैन होता है, कुछ का बहुत कम है आपकी अपेक्षा, और कुछ का आपसे बहुत ज्यादा है। जिसका आपसे ज्यादा है आप उसको बहुत ज्यादा मान लेते हैं, जिसका आपसे काफी कम है उसे आप छोटा मान लेते हैं। तो ये पर्टिकुलर चीज है, सब जीके की बातें हैं, ऐसे कोई खास चीज नहीं है। देयर आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हुआ, डेफिनेशन है, आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता है उसको जनन कहते हैं। नॉर्मली जनन को लेकर के चले तो इसमें नॉर्मली जीवन की जो जनन ना, इसको जीवन मान के चले, जीवन की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं: जन्म लेना, ग्रोथ करना, और उसके बाद में मृत्यु को प्राप्त होना। ओके, सो दीज आर द 3 मेजर स्टेप्स ऑफ द लाइफ। अभी हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है दैट मे बी ऑफ 2 टाइप। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा अलग तरह का आएगा, लेकिन मोटे तौर पर हम लोग क्या रिप्रोडक्शन को 2 तरह का लेके चलते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। अभी यहां पर हमें पढ़ना है पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल यानी सीधी सी बात है, जो सेक्सुअल में है वो यहां नहीं है, इसीलिए इसको एसेक्सुअल बोला। हिंदी में भी देखिएगा लैंगिक जनन, जो लैंगिक में नहीं है वो अलैंगिक हो गया। ये खैर फिलहाल तो बात यह है कि इसमें केवल सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के साथ में 2 अलग अलग पेरेंट्स का होना बहुत ज्यादा लाजमी यहां पर नहीं है। ओके, सिंगल पेरेंट से काम चल जाता है। दूसरी बात है कि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। जी हाँ, गैमेट्स। अभी आप एनिमल्स के बारे में बात करें तो आप लोग पढ़ते हैं कि मेल गैमेट जो होता है इन केस ऑफ द एनिमल्स दैट इज कॉल्ड एज द स्पर्म, और फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज द ओवम। तो ओवम या स्पर्म जैसी स्ट्रक्चर्स की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। अगर प्लांट लेवल पर भी बात करें तो अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर्स बनती आई हैं। लोअर प्लांट्स में अलग तरह की स्ट्रक्चर बनती हैं, हायर में अलग तरह की बनती हैं। तो इन सभी जो गैमेट्स हैं इनकी यहां पर कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद आता है कि इसमें संतानों का जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब जीनिक स्ट्रक्चर, ये आप लोग मेंटलिज्म वगैरह जो पढ़े होंगे इनिशियली 10th क्लास में, वहां आपने टर्म पढ़ी होगी। देयर आफ्टर फिनोटाइप। फिनोटाइप मींस उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर से देखने में कैसा है। तो कहने का मतलब यह है कि इनमें जीनोटाइप और फिनोटाइप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप ऐसा कह देते हैं कि जीरोक्स कॉपी ऑफ द पेरेंट, जो माता पिता मतलब जो भी आप कहिएगा जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है वो बिल्कुल ऐसा ही उनके जैसा ट्रू कॉपी होगा, फोटोकॉपी होगा, ये कार्बन कॉपी, जो भी आप शब्द यूज करना चाहें। देयर आफ्टर इज द टर्म क्लोन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म क्लोन। आपने नाम सुना जरूर होगा, आजकल जो फैंटेसी मूवीज आती हैं साइंस की या फिर कुछ और है, वहां आपने नाम सुना होगा क्लोन का। क्लोन क्या हुआ? अब बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं द एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग बॉडीज आर नोन टू बी द क्लोन। अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं नॉर्मली उनको जो है क्लोन कहा जाता है। ओके, क्लोन क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अभी पॉइंट आप पढ़ें अगर दोबारा से, कारण क्लोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप बिल्कुल मदर के जैसा, मदर का मतलब जिससे भी उत्पन्न हुए हैं उसके जैसा होता है। ओके, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द क्लोन्स। अपने जीन्स को संतानों में 100% क्षमता के कारण इनको यस, क्लोन्स आर सेड टू बी द इमोर्टल। किसी भी जीव का जो अस्तित्व है वास्तव में जो उसकी इंडिविजुअलिटी है वो उसके जीन्स के ऊपर निर्भर करती है। अगर जीन्स में क्षणिक भी परिवर्तन होता है, लेश मात्र भी परिवर्तन होता है, तो हम मान के चलेंगे इसका पेरेंट से थोड़ा सा डिफरेंट, और अमूमन होता भी, हम कुछ भी करते रहें किसी भी प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा आप कैरेक्टर्स को एज इट इज नहीं मान सकते। मेरा कहने का मतलब है कितनी भी कंडीशन बना लें आप, पेरेंट की जैसी संतान नॉर्मली उत्पन्न नहीं की जा सकती, लेकिन अलैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न होता है वो लगभग ऐसी ही होती है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जरूर आ जाते हैं या कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं जिससे थोड़ा बहुत अंतर महसूस होता है, अदरवाइज जीनिक लेवल पर वो 100% पेरेंट्स के जैसा होगा। तो हम मान के चलते हैं कि पेरेंट्स का जो जीनिक स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व हो गया, अगली जनरेशन में चला गया, उससे अगली में चला गया, उससे अगली में चला गया।
आप एग्जाम्पल के तौर पर हल्का सा वो बात करें कि जिन पौधों को आप कलम के द्वारा लगाते हैं, आपने देखा कलम से जो पौधे लगाए जाते हैं उन पौधों के अंदर क्या है, कैरेक्टर्स में चेंज नहीं आता। आपने आम की कलम लगाई तो जैसा जिस पौधे से आप लोग कलम लेकर के आए हैं, सेम टेस्ट और सेम साइज के आपको फ्रूट्स जो है अगले कलम वाले पौधे पर मिलते हैं। इस कारण इसको अमर कहा जाता है। ओके, इमोर्टल। अभी मोनेरा आपने पढ़ा होगा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मोनेरा के जितने भी जीव हैं और प्रोटिस्टा के जितने भी जीव हैं, हम ये कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा में अधिकांश जीव, मतलब कुछ सम ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द प्रोटिस्टा, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन मोनेरा में नॉर्मल वे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, यहां मैं स्टार देना चाहूंगा आपको। स्टार मतलब कोई स्पेशल एग्जेम्पशन ये है कि मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के कुछ केसेस आते हैं जो आपने 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़े होंगे। चलिए, अदरवाइज आप मोटे तौर पे आप बात करेंगे कि मोनेरा में लगभग अधिकांश जीवों में और प्रोटिस्टा में भी कुछ जीवों में ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बाकी हायर में भी थोड़ा बहुत एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस होते हैं। चलिए, मोड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मोड्स हो सकते हैं, जिसमें पहला जो आपने लेकर के चला, इट इज द फिजन। फिजन नाम से ही क्लियर है। फिजन मीन्स टूटना, किसी चीज का खंडन। कोई जीव है वो टूट गया, टूट करके उससे 2 या 4 जो भी बने, वो क्या हुआ, अलग अलग जीव की तरह से ग्रो करेंगे साइज में और फिर वापस उसका साइज प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार की जो विधि होती है वो खंडन विधि कहलाती है। यस, ओके। इसके बाद में खंडन भी नॉर्मली 2 तरह का हो सकता है। एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन नाम से ही क्लियर है, द्विखंडन। एक जीव 2 में टूट गया, 2 फिर आगे 2 में टूट जाएंगे या जो भी प्रोसेस होगा, तो इस तरह की अगर प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज द बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल हम बात करें अमीबा और पैरामीशियम में। ये थोड़ा सा स्पेलिंग को आप लोग इग्नोर करें, क्योंकि हिंदी की स्पेलिंग में थोड़ा सा आपको कहीं पर अंतर हो सकता है। ये सॉफ्टवेयर की वजह से है, बाकी और कोई कारण नहीं है। नेक्स्ट वन लेके चले मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन को हम बात करें तो बहुखंडन, यानी एक मदर प्लांट से या मदर ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिजम्स बन गए, एंड एवरी पार्ट जो भी कहना चाहिए कि फिजन पार्टिकल जो भी बना, टूटने के बाद में जो भी खंड बना, वो खंड विकसित होकर क्या हुआ, उसने वापस ग्रोथ की और अपना साइज प्राप्त कर लिया, जैसा कि मदर सेल हुआ करती थी या मदर ऑर्गेनिज्म हुआ करता था। इस तरह के एग्जांपल्स भी आपको जो है अमीबा में और प्लाज्मोडियम वगैरह में देखने को मिल जाते हैं। अमीबा प्लाज्मोडियम पर्टिकुलरली इसलिए लेके चले क्योंकि एनिमल्स का प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स इसी में से निकल के आता है। अच्छा, अभी नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड्स हैं, इसी को कंटिन्यू करते हुए आप लिख चलते हैं। एक आता है स्पोर फॉर्मेशन। यस, स्पोर क्या हुए, अब आप यहाँ ले लें कि स्पोर वैसे तो आपको नाम से क्लियर है, कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर्स होंगी, छोटी स्ट्रक्चर्स होंगी, सूक्ष्म स्ट्रक्चर्स होंगी जिन्हें आपने स्टोर कर दिया होगा। तो ये स्पोर्स के अंदर जर्म प्लाज्म प्रिजर्व रहता है, यानी जीव द्रव्य जो है जीव का, उसको सुरक्षित रखा जाता है, चाहे वो एक सेल की फॉर्म में हो चाहे ज्यादा की फॉर्म में हो। सो दे आर कॉल्ड एज द स्पोर्स। तो स्पोर्स नॉर्मल वे में स्पोर्स जो बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं। ओके, कई तरह के स्पोर हो सकते हैं, जिनमें से एक है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स आप लोगों ने एल्गी वगैरह अगर पढ़े होंगे शैवाल 11th क्लास में, तो वहां पर इसमें पढ़ा हुआ कि जू स्पोर्स बनते हैं जिनके फ्यूजन से जो है आगे स्ट्रक्चर्स बनती हैं। हाँ, यहाँ मैं इंडिकेट करना चाहूंगा कि नॉर्मली स्पोर जैसी स्ट्रक्चर्स मोनेरा के अंदर नहीं बनती। मैं फिर बता रहा हूं, नॉर्मली नहीं बनती, कुछ स्पेशल केसेस में बन जाती है। देयर आफ्टर द कोनिडिया। ये कोनिडिया क्या हुआ कि चेन लाइक स्ट्रक्चर्स है, अभी पीछे डायग्राम में आपको दिखाएंगे। तो चेन लाइक, बीड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो फंगस में खास तौर से बनती हैं, फफूंदियों में बनते हैं। तो आपने जो फंगस पढ़े होंगे 11th क्लास में, आपको जैसा भी पढ़ाया गया होगा वहां पर आपने इनके बारे में डिटेल में स्टडी किया होगा। नेक्स्ट वन मेथड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज दैट ऑफ बडिंग स्पोर्स। बडिंग, तो बडिंग में अगर हम लोग बात करें तो बडिंग मतलब ये हुआ कि मदर प्लांट से एक आउटग्रो डेवलप हुई, आउटग्रो साइज में बढ़ती रही और बढ़ते बढ़ते उसने एक प्रॉपर साइज लिया, फिर बाद में मदर जो स्ट्रक्चर है उससे अलग होकर के उसने इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना ली। तो इस तरह के जो प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं बडिंग का, वो आप देखते हैं कि हाइड्रा के अंदर आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, प्रैक्टिकल भी, और इसके अलावा जो आपका ईस्ट है,
खमीर बोलते हैं जिसको, तो ईस्ट के अंदर भी पढ़ना है। ईस्ट आप लोग डिटेल में हाइड्रा, ये सब चीजें आप लोग जो है 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पर ज्यादा टाइम इस पर स्पेंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज द जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल्स आर द स्पेशल स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन केस ऑफ द पोरिफर्स, ओके, अमंग पोरिफर्स ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशंस। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, अपने देखिए एक और चीज समझ लीजिए, ये सारे स्ट्रक्चर जो बन रही है, चाहे वो स्पोर्स बन रहे हो, चाहे वो जेम्यूल्स बन रहे हो, चाहे वो कुछ और बन रहे हो, ये सब प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं। प्रतिकूल यानी जीवधारी के अनुकूल जब स्थितियां नहीं होती तो उसको अपने आप को जिंदा रखना होता है। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ फफूंदी है, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है मई या जून की, अब उस कंडीशन में फफूंदी को अपने आप को जिंदा रखना है, नमी है नहीं ना मात्र भी हवा में, तो क्या होगा, स्पोर बना लेगी वो। बात क्लियर है ना, चाहे वो कॉनिडिया की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और फॉर्म में हो। यस, तो क्या होगा कि स्पोर बना लेगी, तो भले ही पानी तालाब का सूख जाए लेकिन शैवाल फिर भी बचा रहेगा कहाँ, स्पोर के अंदर। जब अनुकूल परिस्थितियां आएंगी तो वो जर्मिनेट करेगा और फिर दोबारा से नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेगा। तो ऐसा ही जो लोअर एनिमल्स हैं उनके अंदर भी होता है। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन आप समझ रहे हैं, नाम से क्लियर है आपको, शब्दों को तोड़ करके समझने की कोशिश कीजिएगा। रीजेनरेशन, पुनः उस चीज का उत्पन्न होना, यानी कि शरीर के खोए हुए हिस्से को पुनः बना लेने की जो क्षमता है उसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। यस, बेसिकली हम अगर बात करें तो ये आप बात कह सकते हैं हाइड्रा वगैरह में होता है, हाइड्रा की एक आर्म काट दीजिएगा, आर्म मतलब जो भी इसका टेंटिकल्स वगैरह निकले रहते हैं, क्या होगा, थोड़े समय बाद में वहां पर दूसरा उग जाएगा। स्पंज है, उसको काट दीजिएगा, क्या होगा, वहां पर जहां उसका आपने स्ट्रक्चर काटी है वहां से दोबारा उसको ग्रो कर लेगा। ऐसे ही बहुत कॉमन एग्जांपल आता है प्लेनेरिया के अंदर। तो प्लेनेरिया में ये इन सब में क्या होता है, कंप्लीट रीजनरेशन होता है। ओके, कंप्लीट मतलब पूरा उस टुकड़े से, कटे हुए टुकड़े से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। ओके, तो ये है कंप्लीट रीजनरेशन वाली प्रोसेस। बाकी हिंदी में जो भी कहते हो, बाकी आपने जैसे देखा है कि इन जीवों में जैसे छिपकली है, स्टारफिश है, इनमें क्या होता है कि खोए हुए शरीर के हिस्से को डेवलप किया जाता है। थोड़ा सा अंतर है। आप अगर मैं कहता हूं छिपकली की पूंछ टूट गई, आप सोचिए पूंछ से छिपकली बन जाएगी अपने आप, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, छिपकली की जो पूंछ थी उसमें क्षमता थी रीजनरेशन की, तो वो अपनी पूंछ को दोबारा से धीरे धीरे ग्रोथ कर लेगी, बढ़ेगी। ओके, ऐसा ही स्टारफिश के केस में होता है। अगर स्टारफिश की नॉर्मली आपने देखा 5 आर्म्स होती हैं, अगर एक आर्म टूट गई है, उसका कोई हिस्सा टूट गया, तो धीरे धीरे करके वो उसको फिर दोबारा से रीजनरेट करके बना लेगा। लेकिन टूटे हुए हिस्से द्वारा पुनः स्टारफिश बन जाए कंप्लीट, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो टोटीपोटेंसी बोलते हैं इस फिनोमेना को, हाँ मैं फिर कहूंगा, आपने 11th में पढ़ा होगा, तो टोटीपोटेंसी के जो फिनोमेनन है वो आगे जाते जैसे जैसे आप हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़ेंगे, पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द एनिमल्स, ये प्रोसेस कम होता चला जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन भी मैंने बताया था, नॉर्मली फ्रेगमेंटेशन जो है एग्जांपल आता है प्लांट्स में। प्लांट्स में भी जो शैवाल होते हैं, तो शैवाल क्या फिलामेंटस फॉर्म्स होते हैं, लंबे लंबे तंतु होते हैं। अब किसी भी वजह से वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और हर टुकड़ा जो है जर्मिनेट होकर के नया ये क्या नाम है, एल्गल फिलामेंट बना देता है। ओके, तो फिलामेंट जो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है उसका बेस्ट एग्जांपल, यस यू कैन सी द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द, ये आप देख रहे हैं अमीबा के अंदर किस तरह से बाइनरी फ्यूजन हो रहा है और एक अमीबा से इस तरह से 2 अमीबा डेवलप हो गई। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये सारे प्रोसेस चाहे वो बडिंग हो चाहे बाइनरी फ्यूजन हो, तो इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं ये होते हैं फेवरेबल कंडीशन। अंतर है दोनों में, अनुकूल परिस्थितियां हैं तो अनुकूल परिस्थितियों के दौरान इस तरह के परिवर्तन होंगे। खाने पीने को खूब मिल रहा है, अच्छी अनुकूल परिस्थितियां हैं, रोशनी मिल रही है, खाना है, सब कुछ, टेम्परेचर पर्याप्त है, तो खूब खा पी करके उसमें से टूट टूट करके नए जीव बनते रहेंगे। तो लोअर एनिमल्स में और ये बहुत ज्यादा कॉमन फिनोमिनन है। चलिए इसी तरह से आगे लेके चलें। यस, ओके ओके, ये आपने देखा अमीबा में, हाइड्रा में। यस, ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें, ओके दिस वन, तो आप देख रहे हैं किस तरह से हाइड्रा के अंदर बडिंग हुई, एक छोटा सा एक आउटग्रोथ डेवलप हुई जिसने साइज में ग्रोथ किया, एक प्रॉपर साइज पर पहुंची, एंड देयर आफ्टर इट गेट डिटैच फ्रॉम द मदर प्लांट, मदर स्ट्रक्चर।
तो मदर स्ट्रक्चर से वो अलग हुआ और उसने अब एक इंडिविजुअल जीव की तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया। तो इस तरह का फिनोमिनन जो है हाइड्रा में और स्पंजेस में बहुत कॉमन देखने को मिलता है। दूसरे जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं बाइनरी फ्यूजन का, मैं आपको बता ही दिया था, और यहीं पर अगर बहुत सारे टुकड़े बन जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द मल्टीपल फ्यूजन। At last, the third stage, you are looking here the process of the spore formation. किस तरह से छोटे छोटे जू स्पोर बन जाते हैं। चलो ये क्लियर नहीं है यहाँ पर कंप्लीट। तो जू स्पोर, ओके, जू स्पोर बन जाते हैं और इस जू स्पोर बनने के बाद में उनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन होकर के बड़ा स्पोर बनेगा। ये सेक्सुअल आगे स्पोर भी बन सकते हैं। नॉर्मली ए सेक्सुअल, देखो समझ लें। अब यहाँ आप कंफ्यूज मत होइए कि जायगोट बन गया है। ये जो डायग्राम है ये डिनोट कर रहा है कि दोनों तरीके से डेवलप करता है। ये स्पोर एसेक्सुअली भी डेवलप हो सकते हैं और बाद में जाकर के जो स्पोर जो है फ्यूज होकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं इन केस ऑफ द फ्यू एल्गा। ओके, चलिए, सो दीज आर द वेरी गुड एग्जाम्पल फ्रॉम द एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट। तो आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से बडिंग का ये जो एग्जाम्पल है ये भी बहुत कॉमन है और आपको ये मालूम होना चाहिए। बडिंग इन केस ऑफ द ईस्ट सैक्रोमाइसीस, खमीर जो है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं किस तरह से एक बड़ी स्ट्रक्चर है, इसके अंदर वैक्यूल का भी एक पार्ट चला गया, अल्टीमेटली छोटा सा स्ट्रक्चर आउटग्रोथ करती रही। यहां पर एक टर्म मैं यूज करूंगा, आप उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आप लोगों से। आपने देखा बडिंग हुई, अब उसके बाद में जो बड बनी है इसमें फिर डॉटर बड बन जाएगी और उसके बाद में फिर जो डॉटर बड बनी उससे ग्रैंड डॉटर बड बन जाएगी, ग्रैंड डॉटर से फिर नेक्स्ट डॉटर। तो आप देख रहे हैं इस तरह से, इस प्रकार से ईस्ट जो एक यूनिसेलुलर फंगस है, एक कोशिकीय कवक है, इसमें बहुकोशिकीय अवस्था जैसी दिखाई देती है पहली बात। लेकिन ये असत्य है, समझ लेना आप लोग। ये कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये क्या है, इसके अलग इंडिविजुअल्स बन चुके हैं। तो आप कहेंगे ईस्ट एक कोशिकीय था और आगे भी एक कोशिकीय ही है, नंबर एक। दूसरी बात, ये नॉर्मली कहना चाहिए कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन यहां आप बात करेंगे तो ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर जैसी दिखाई दे रही है। एंड इन केस ऑफ द फंगस दिस फिलामेंट इज कॉल्ड एज द माइसीलियम। तो यहां पर ये माइसीलियम यानी फिलामेंटस जैसी स्ट्रक्चर बन गई है, लेकिन ये ट्रू फिलामेंट तो है नहीं। अगर ये अंदर से पूरा जुड़ा हुआ होता तो हम इसको मान लेते ट्रू फिलामेंट है। ओके, ये क्या है, इसीलिए इसको जो नाम दिया था सूडोमाइसीलियम, बहुत इंपॉर्टेंट। सूडोमाइसीलियम किसके केस में पाई जाती है, आप बात करेंगे ईस्ट के केस में। अरे यार, ईस्ट के केस में पाई जाती है। ओके, चलिए, देयर आफ्टर कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इट इज द मोड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कंटिन्यूएशन। अलैंगिक जनन की विधियों को कंटिन्यू करते हुए कुछ और विधियां भी हैं जिनको आप समझ लें। यस, अब हायर की तरफ बात करते हैं। इट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेट करना, किसी चीज को प्रवर्धन करना, यानी कि आप बिल्कुल मोटे तौर पर समझना चाहें तो ऐसा समझ लें कि जैसे किसी मदर प्लांट से हमने एक उसका हिस्सा तोड़ा और उसको ले जाकर के ग्रो कर दिया और उससे नया कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। बात क्लियर है ना। इस तरह की जो टेक्निक्स हैं इनको हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। किताबी तौर पर हम डेफिनेशन बात करें तो पौधों में प्रजनन की ऐसी विधियां जिनमें पौधे के प्रजनन अंगों के अतिरिक्त किसी अन्य भाग, नॉर्मल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है प्लांट की, आपने कहा फ्लावर। रिमेंबर द मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन केस ऑफ द प्लांट इज फ्लावर। तो फ्लावर को छोड़कर के बाकी किसी भी भाग से डिपेंड करता है। अगर आप कंप्लीट प्लांट बना पा रहे हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। या रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे, हम इसको प्रोपेगेशन कहेंगे। ओके, अब वो पार्ट स्टेम भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर वैसे हमने डिटेल में बताएंगे आपको, तो गन्ना हो सकता है। ओके, आलू है, आप जानते हैं वो मॉडिफाइड स्टेम है। नीचे बात करें, रूट हो सकती है, कई प्लांट्स में होता है, उसके रूट को लेकर दबा दीजिएगा और उससे जो है नया और प्लांट डेवलप हो जाएगा। ब्रायोफिलम इज द बेस्ट एग्जांपल in which we propagate a complete plant from the leaves. Okay, so that depends the phenomenon, the particular type of the cells which are called as the totipotent structures or totipotent cells. Okay, कहाँ चला गया? Yes, so अभी जैसे एग्जाम्पल, आपसे एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। जैसे लीफ बर्ड्स इन केस ऑफ द ब्रायोफिलम, ट्यूबर्स मैंने बताया, ट्यूबर मतलब जो भूमि के तने होते हैं, जैसे आलू के केस में, जल स्टोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट, जलकुंभी। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल और भी हैं, लेकिन आप इसको वाटर हियासिंथ जो है इसी को याद रखिएगा। देयर आफ्टर पर्व संधियां एवं कलिकाएं,
पर्व संधियां एवं कलिकाएं, मतलब जो आपकी नोडल बर्ड्स होती हैं। तो आपने देखा गन्ने, अगर आपने कभी उगाया होगा गन्ना या घास वगैरह अपना या पुदीना वगैरह आपने उगाया होगा, तो यहाँ पर क्या है कि जो स्टेम के ऊपर, क्योंकि स्टेम की खास बात है जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी होगी कि उसके ऊपर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती हैं। यस, तो इन पर्व संधियों से क्या होता है, नई नई बर्ड्स निकलती हैं और फिर धीरे धीरे नई नई ब्रांचेस निकल जाती हैं। ठीक है ना? ओके, तो ये से कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वन इज द काइट अलैंगिक जनन की विधियां। अभी हम लोग एक काम करते हैं कि अलैंगिक जनन की विधियां, एंड दिस वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियल प्रोपगेशन इन द प्लांट्स। ओके, तो इसको अभी हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे। अभी क्या है कि इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्लाइड कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी यहाँ तक के आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, आगे के जो नोट्स हैं वो हम लोग अगली स्लाइड से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो साथ ही साथ आप लोग कहीं से भी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एनसीईआरटी के अलावा भी प्रॉब्लम्स देखते चले जाइए, क्योंकि इन टॉपिक्स में क्या है कि आपको थोड़ा डिटेल जाना ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद में देखा है मैंने कि स्टूडेंट्स परेशान होते हैं जब कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।